निशा गांव के एक छोटे से मकान में रहती थी, जिसमें उसका पति और उसका देवर रहता था। निशा छोटी सी रसोई में खाना बना रही थी कि तभी उसकी माँ उससे मिलने पहुंच जाती है। अरे माँ, तुम वो भी बिना बताए ऐसे कैसे आ गई? खबर कर दी होती तो मैं तुम्हें लेने आ जाती। बस बस रहने दे बेटी, तू तू तो शादी करके ऐसे अपने घर परिवार में व्यस्त हो गई कि तुझे अपनी माँ की जरा भी याद ही नहीं आती। नहीं नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं, बस समय ही नहीं मिलता। हाँ हाँ, मैं सब जानती हूँ। निशा अपनी माँ को बैठने के लिए कहती है और एक चारपाई बिछा देती है। निशा की माँ को पैसे की अकड़ थी, तो वो उससे कहती है, क्या निशा, मैं इस चारपाई पर बैठूंगी? कोई सोफा नहीं है क्या इस घर में, या कोई कुर्सी हो? अ, नहीं माँ, बस चारपाई है, तुम्हें इसी पर बैठना पड़ेगा। ना चाहकर भी वो चारपाई पर बैठ जाती है। निशा अपनी माँ के लिए खाना बनाने लगती है। अपनी बेटी को इस तरह गर्मी में खाना बनाते देख उन्हें बहुत दुख होता है। अपनी बेटी के जिद के आगे वो झुक गई थी। बात कुछ इस तरह है कि सीमा जब पढ़ाई करती थी तो उसकी मुलाकात मोहन से होती है। मोहन का व्यवहार निशा को बहुत भा गया। कुछ दिन मोहन से मिलने के बाद निशा ने ठान ली कि अगर वो शादी करेगी तो मोहन से ही करेगी, नहीं तो किसी से नहीं करेगी। मोहन भी बहुत अच्छा लड़का था, लेकिन उसका यही दुर्भाग्य था कि वो गरीब था और निशा बहुत अमीर माँ की इकलौती बेटी थी। निशा मोहन को बहुत पसंद करने लगी। उसने अपनी माँ से कहा कि वो मोहन से ही शादी करेगी, नहीं तो सारी उम्र कुंवारी बैठी रहेगी। निशा की माँ निशा की जिद के आगे हार गई और उसने उन दोनों की शादी करवा दी। निशा की माँ ख्यालों से बाहर आती हैं और देखती हैं कि निशा उसके लिए खाना लेकर आई है। खाने में केवल एक सूखी सब्जी और रोटी थी। निशा की माँ खाना देखकर कहती है, अरे निशा बेटी, तू ऐसा खाना खाती है? मैं तो ऐसा खाना अपने नौकर को भी नहीं देती। निशा गुस्से में अपनी माँ से कहती है, अरे माँ, ये क्या कह रही हो? चुप भी रहो, कहीं मोहन ने सुन लिया तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। वाह बेटी, वो कल का आया लड़का तुझे इतना अच्छा लगने लगा कि तू उसके लिए अपनी माँ से ऐसी बातें करेगी? और नहीं तो क्या माँ, मैं सब कुछ देख सकती हूँ, पर मोहन को दुखी नहीं देख सकती। उसी समय मोहन वहां आ जाता है और निशा की बात सुन लेता है। मैं धन्य हो गया तुम जैसी पत्नी पाकर, जिसे मेरी खुशी की इतनी परवाह है। पर यह क्या निशा, तुम सासू माँ से ऐसे बात मत करो। वो तुम्हारी माँ है और माँ का दर्जा भगवान का होता है। देखो ना माँ, मोहन कितने अच्छे हैं। रात हो जाती है। निशा अपनी माँ के लिए घर के आंगन में चारपाई बिछा देती है और अपनी माँ से कहती है, चलो माँ, आज तुम और मैं बाहर सोते हैं। देखो ना, कितनी अच्छी हवा चल रही है। अरे ये क्या कह रही हो बेटी, बाहर कौन सोता है? कहीं कोई जंगली जानवर आ गया और हमें उठाकर ले गया तो? नहीं नहीं, मैं बाहर नहीं सोने वाली। ऐसा कहकर वो अंदर ही सो जाती हैं, पर रात को उन्हें गर्मी लगती है और मच्छर भी उन्हें सोने नहीं देते, तो वो परेशान होकर इधर उधर टहलने लगती हैं। फिर वो घर के बाहर आ जाती हैं। वहां उसकी बेटी जमीन पर सो रही थी और मोहन वहीं पास में चारपाई पर सो रहा था। अपनी बेटी को ऐसे देखकर उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे निशा का पुराना समय याद आता है कि कैसे उनकी बेटी आराम से एक बड़े से एसी वाले कमरे में सोती थी। फिर वो भी अपनी बेटी के साथ वहीं जमीन पर सो जाती हैं। कुछ देर में सुबह हो जाती है। तभी आवाज आती है, अरे भाभी, कहाँ हो तुम? एक कप चाय पिला दो। जब तक तुम्हारे हाथ की चाय नहीं पीता मेरी तो नींद ही नहीं खुलती। देवर की आवाज सुनकर निशा तुरंत उठ जाती है और अपने देवर के लिए चाय बनाने लगती है। ये लो देवर जी, गर्मा गर्म चाय पी लो और घर के काम में मेरा हाथ बटाओ। आप आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। तुम्हारे भैया भी सुबह सुबह काम पर निकल गए हैं और ये माँ भी कहीं नजर नहीं आ रही। ठीक है भाभी, और ये क्या तुम्हारी माँ ही है? मुझे तो पता ही नहीं था। मैं अभी जल्दी से नहा धोकर आता हूँ। इतने में उसकी माँ आ जाती हैं, जो कि सुबह सुबह घूमने निकल गई थी। अरे माँ, तुम कहाँ चली गई थी? वो बेटी, मैं मॉर्निंग वॉक के लिए गई थी। तू नहीं जाती क्या मॉर्निंग वॉक करने? अपनी माँ की बात सुनकर निशा हंसने लगती है और अचानक जमीन पर गिर जाती है। अरे निशा बेटी, क्या हुआ? उठ बेटी, क्या हुआ तुझे? इतने में उसका देवर भी आ जाता है। अरे क्या हुआ भाभी को?
दिखता नहीं उसे चक्कर आ गए। इतनी गर्मी में रात भर बाहर पड़ी रहेगी तो और क्या होगा। तुम लोगों से इतना भी नहीं होता कि उसके लिए एक छोटा सा कमरा बनवा दे जहां एक छोटा सा कूलर हो। एसी की तो हैसियत ही नहीं तुम्हारी। बेचारी मेरी बेटी कहाँ फंस गई इन कंगालों के बीच में। खैर, अब जाओ जल्दी से डॉक्टर को बुलाकर ला। निशा का देवर भागकर डॉक्टर को बुलाकर लाता है। डॉक्टर निशा को देखता है तो कहता है कि निशा मां बनने वाली है। ये सुनकर निशा की मां खुश होती है, पर फिर मन ही मन सोचने लगती है कि वो निशा को अपने घर ले जाएगी जब तक कि उसका बच्चा नहीं हो जाता। कुछ देर बाद मोहन घर आ जाता है और उसे इस बात का पता चलता है तो वो भी बहुत खुश होता है। आज मैं बहुत खुश हूं निशा। बहुत जल्दी इस घर में किलकारियां गूंजेंगी। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने मोहन, पर मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। वो क्या माँ जी? वो बात यह है कि जब तक निशा का बच्चा नहीं हो जाता मैं उसे अपने घर ले जाना चाहती हूँ। यहाँ पर तो इसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, ऊपर से घर के सारे काम भी उसे ही करने पड़ते हैं। ये क्या कह रही हैं आप माँ जी? आप निशा की चिंता मत करो, मैं उसका पूरा ध्यान रखूंगा। और फिर आप भी तो हैं, आप भी बीच बीच में आते रहना निशा के पास। बहुत देर उनके बीच इस बात पर बहस होती है। फिर निशा की माँ गुस्से में अपने घर चली जाती हैं। उसने मोहन को बहुत बुरा भला कहा। मोहन और निशा बहुत दुखी होते हैं। रात हो जाती है। मोहन चारपाई पर पड़ा पड़ा सोच रहा था कि उसकी ही गलती है जो वो निशा को एक अच्छा जीवन नहीं दे पा रहा है। कहाँ वो इतने बड़े घर की लड़की और कहाँ वो एक गरीब जो 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से जुटा पाता है। वो तो ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं था कि कोई अच्छी नौकरी ही कर ले। फिर उसे निशा का ख्याल आता है कि निशा तो पढ़ी लिखी है, अगर वो कुछ कर ले तो। कुछ देर बाद उसकी आंख लग जाती है। अगले दिन मोहन निशा को बुलाता है। देखो निशा, मैं चाहता हूं कि तुम कुछ बड़ा करो। तुम तो पढ़ी लिखी भी हो। तुम्हारी माँ ने मेरी आंखें खोल दी। मुझे लगता है कि मैंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी। अरे ये क्या, आपको क्या हो गया है? ये कैसी बातें कर रहे हो और ये क्या कह रहे हो कि तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी? बहुत देर तक वो दोनों बातें करते हैं। निशा मोहन की जिद के आगे हार जाती है और निशा आगे पढ़ने के लिए तैयार हो जाती है। ठीक है मोहन, जैसा तुम कहो। अगर तुम यही चाहते हो कि मैं आगे पढ़ाई करूं तो मैं पढ़ाई करूंगी और कुछ ऐसा करूंगी कि जब हमारा बच्चा इस दुनिया में आए तो उसे किसी बात की कमी ना हो। तो ठीक है निशा, अब से तुम सिर्फ पढ़ाई करोगी। मैं और तुम्हारा वो लाडला देवर घर के काम करेंगे और तुम्हारा पूरा ख्याल रखेंगे। समय बीतता चला गया और निशा भी पूरे मन से पढ़ाई करने लगी। इसी बीच उसने एक बेटे को भी जन्म दिया। मोहन ने भी उसका पूरा ध्यान दिया। उसने कई सारी परीक्षाएं पास की और आज वो एक बड़ी सरकारी अफसर बन गई। अब तो निशा और मोहन की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई थी। वो चारों एक बड़े से घर में रहते थे। उनके पास गाड़ी थी, घर में हर तरह की सुविधाएं थी। एक दिन निशा और मोहन आपस में बातें कर रहे थे। निशा, तुमने तो मेरा और अपना दोनों का नाम रोशन कर दिया। मुझे बहुत खुशी है तुम्हें इतना कामयाब देखकर। मैं भी बहुत खुशनसीब हूँ तुम्हारे जैसा पति पाकर, जिसने समाज की परवाह किए बिना अपनी पत्नी को पढ़ने लिखने का मौका दिया, हर कदम पर उसका साथ दिया। अगर तुम मेरा साथ नहीं देते तो मैं जो आज हूँ वो कभी नहीं होती। ये सब तुम्हारी ही मेहनत का फल है। नहीं निशा, ऐसा कुछ नहीं। देखो जी, तुमने मुझे तो कामयाब बना दिया, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि तुम भी कुछ ऐसा करो कि मेरे साथ साथ तुम्हारा भी नाम हो। लोग तुम्हें मेरे नाम से नहीं, अपने खुद के नाम से जाने। तुम्हारा भी कोई अलग पहचान हो। नहीं नहीं निशा, मुझे अपनी कोई परवाह नहीं। मैं तो तुम्हें कामयाब देखना चाहता था, सो देख लिया। मैं ऐसी में खुश हूं। देखो, तुमने अपने साथ अपने देवर को भी बड़ा आदमी बना दिया। मुझे और क्या चाहिए? नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना। मुझे सब पता है मेरी पीठ पीछे दुनिया वाले तुम्हें कितने ताने मारते हैं, लेकिन तुमने मुझे कभी इस बात का पता नहीं चलने दिया। पर अब और नहीं। ऐसा कुछ नहीं निशा, लोगों को कहने दो उन्हें जो कहना है। हमें तो बस अपने लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए। वो सब तो ठीक है, लेकिन अगर कल तुम्हारे बेटे ने तुम्हें कोई ताना मार दिया तो तब तुम क्या करोगे? और मैं भी ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। इसीलिए तुम्हें कुछ करना होगा। और फिर मेरी माँ भी तो है, वो क्या सोचेगी? उसी तो और मौका मिल जाएगा तुम्हें बातें सुनाने का। ठीक है निशा, तुम जीती मैं हारा। बोलो क्या करना होगा मुझे। मोहन वैसे तो एक बस ड्राइवर था, साथ ही साथ वो छोटे मोटे काम भी करता था।
कुछ दिनों बाद मोहन ने 2 छोटी गाड़ी खरीदी और उन्हें किराए पर लगा दिया। देखते ही देखते उसने कुछ दिनों बाद 2 बसें भी खरीद ली और उन्हें भी किराए पर लगा दिया। मोहन का ट्रैवलिंग का धंधा चल निकला। अब तो मार्केट में उसका नाम हो गया। उसने अपने नाम से एक डिपो ले लिया और डिपो का नाम उसने मोहन बस डिपो रख दिया। धीरे धीरे सब लोग मोहन को जानने लगे। जब भी किसी को कहीं आना जाना होता तो वो मोहन से बस या छोटी गाड़ियां किराए पर ले जाते और बदले में मोहन को पैसा देते थे। मोहन की कमाई अच्छी होने लगी तो उसने अपने गांव में अस्पताल, स्कूल, पार्क सब कुछ बनवा दिया। मोहन का नाम दूर दूर तक फैल गया। मोहन की सास ने भी उसका नाम सुना तो वो भी एक दिन मोहन से मिलने पहुंची और जब उसने देखा कि मोहन के तो दिन ही बदल गए थे और उसके पास वो सब कुछ था जो कामयाब लोगों के पास होता है। मोहन बेटा, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें इतना भला बुरा कहा, पर आज मुझे तुम पर गर्व हो रहा है। तुम खुद भी कामयाब हुए तो मेरी बेटी को भी तुमने कामयाब बनाने में मदद की। नहीं नहीं माँ जी, ऐसा नहीं है। ये सब आपकी वजह से ही हुआ है। ना तो आप उस दिन मुझे इतना कुछ कहती, ना ही मैं इतना बड़ा फैसला ले पाता। आपको तो पता ही है, कभी इज्जत कमाने के लिए बेइज्जती भी करवानी पड़ती है, तभी आदमी को अकल आती है। वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि मोहन का बेटा आता है और अपनी नानी के गले लग जाता है। उसे देखकर मोहन की सास की आंखों में पानी भर आता है। वो भी उसे कसकर गले लगा लेती है। सब लोग एक साथ खाना खाते हैं। मोहन की सास भी अब उनके साथ रहने लग जाती हैं।